हेलो दोस्तों, आई होप इससे पहले वाली दो वीडियोस में आपने परसेंटेज के बारे में थोड़ा कुछ जाना, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किए, कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ आ गया कि परसेंटेज क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पे। अगर एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की बात करें तो एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर ऑफ परसेंटेज, लेकिन उनमें से कुछ लिमिटेड ही है कि ऐसी एप्लीकेशंस है जो फ्रीक्वेंटली आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जैसे आप लोगों का परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीज करना, जैसे 100 को 150 बनाया तो कितने परसेंट से हमने इंक्रीज किया, तो 150 को 100 बनाने के लिए कितने परसेंटेज से आप डिक्रीज करेंगे। तो वैसे ही इस टाइप की एप्लीकेशन अगर मैं बात करूं, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, टैक्सेस पे क्वेश्चन होते हैं, प्रीमियम पे होते हैं, वेन डायग्राम पे होते हैं। तो कुछ कुछ एप्लीकेशन है जो रेगुलर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन रहते हैं, तो हम इन एप्लीकेशंस पे बात करने वाले हैं। प्लस प्रॉफिट लॉस भी आपका एक एप्लीकेशन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी एप्लीकेशन है, उनको एक अलग चैप्टर की तरह हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, इन वीडियोस को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप ये बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम्स में हेल्प करने वाली। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वीडियो ऑफ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में मेनली तीन कंसेप्ट पे बात की है कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का क्या कंसेप्ट होता है। उसके बाद मैंने प्रीमियम बेस्ड क्वेश्चन पे बात की है इसमें, और आपका टैक्सेबल आइटम्स वगैरह को जब आप परचेज करते हैं वहां पर क्या रोल होता है टैक्स का वहां पर। तो उस तरह के क्वेश्चन पे मैंने मेनली बात की है, और ये तीनों ही कंसेप्ट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में से इनमें क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो अपना इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन बनाने से पहले पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा, उस कंसेप्ट को आप समझिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कंसेप्ट है। मैंने बोला कि दो नंबर है ए एंड बी। एक नंबर है आप लोगों का 100, दूसरा नंबर है आपका सपोज करो 125। तो अब मैं अगर आप लोगों को बोलूं, पहला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, एक ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, ए इज व्हाट परसेंट, या मोर देन की जगह बस क्या होगा आपका लेस देन आ जाएगा, लेस देन बी। मतलब बी ए से कितना बड़ा है और ए बी से कितने छोटा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, कि ए जो है वो बी का कितना परसेंट है। और एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर ना मेनली ये चार ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये चार टाइप के क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाते हैं तो इससे परसेंटेज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, अगर मैं बोलूँ इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो ए और बी का जो डिफरेंस है ना वो 25 है। तो नंबर्स के टर्म में अगर पूछता है कि बी जो है ए से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 25 है। ए बी से कितना कम है, तो वो भी 25 है। लेकिन परसेंटेज के केस में इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोला, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, तो बी ए से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे बी जो है ए से 25 ज्यादा है। और जिससे भी ज्यादा या कम होता है उसको बेस में लिया जाता है। तो यहाँ पर बेस में किसको लिया जाएगा, ए को। मोर देन वर्ड जिसके साथ लगा होगा ना उसको डिनोमिनेटर पे लोगे। तो 25 आउट ऑफ 100 इंटू 100, वहां पर आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 25%। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, मतलब ए जो है बी से कितने परसेंट छोटा है। तो ए बी से छोटा तो 25 ही है, बट आउट ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है 125, क्योंकि यहाँ पर देन बी बोला गया है। मैंने बोला जिसके साथ देन बोला जाता है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है, उसको डिनोमिनेटर पे रखते हो। तो 25 आउट ऑफ 125 इंटू 100, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 20%। तो देखो नंबर्स के टर्म में कि 25 ही ज्यादा था, 25 ही कम था, लेकिन परसेंटेज के टर्म में उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। और यहाँ पर ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है क्वेश्चन निकालने में। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती कर देते हैं कि अगर बी ए से 25% ज्यादा है तो ए भी बी से 25% ही कम होगा, वो गलत हो जाता है। तो वहां पर आपको डिनोमिनेटर्स चेंज करने पे उनकी परसेंटेज वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा है जो हमने परसेंटेज में पढ़ा है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, और इंटू 100, मतलब 100 जो है 125 का कितना परसेंट है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा।
ये आपका निकल के आएगा 80%। और लास्ट में आपको बोला गया बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, मतलब बी 125 है, ए 100 है, इंटू 100, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपका आएगा 125%। तो अगर ये चार कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो अब हम इनके ना एप्लीकेशन पार्ट पे बात करते हैं कि क्वेश्चंस इसमें किस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि पहले क्वेश्चन में बोला है कि इफ y एक्सीड्स x बाई 20% देन x इज लेस देन y बाय, मतलब y अगर x से 20% बड़ा है, वहां पर आप क्या करो, x को ना 100 ले लो, x को 100 लोगे तो y अगर इससे 20% बड़ा होगा तो 20% ऑफ 100 कितना होता है, 20% ऑफ 100, तो वो तो 20 ही होता है। तो बेसिकली y जो है इससे 20 बड़ा है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 120। तो बोला देन x इज लेस देन y बाय, मतलब ये वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि x जो है y से कितना छोटा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आप बोलोगे x जो है y से 20 छोटा है, तो 20 आउट ऑफ y कितना है 120 इंटू 100, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपका बन के आ जाएगा 16/2/3%, और वी कैन से 16.66%। आपको एग्जामिनर इस फॉर्म में भी ऑप्शन दे सकता है, आपको एग्जामिनर इस फॉर्म में भी ऑप्शन दे सकता है। यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में ऑप्शन था, तो वो 16/2/3% हो गया वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाय 20%, by what percent a man has to reduce the consumption in order to keeping the expenditure same। देखो सबसे पहले क्या करो, मैं मार्केट में 100 रुपए का कोई सामान लेने जाता हूँ, ये मेरा इनिशियल वो है, जैसे इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाय 20%, तो अब होगा क्या, ये इनिशियल प्राइस है और उसके बाद में मार्केट गया तो मार्केट में बोला गया जी 20% से प्राइस बढ़ गया है, मतलब जो सामान मैं पहले 100 में खरीदा करता था, अब वो 20% अगर 100 पे इंक्रीज करेंगे तो 20 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा, तो न्यू प्राइस बन जाएगा 120 रुपीज। ठीक है, तो जो सामान बेसिकली मुझे पहले 100 में मिल रहा था वो मिलेगा अब 120 में। अब बोला बाई व्हाट परसेंट ए मैन हैज टू रिड्यूस द कंजम्पशन इन ऑर्डर टू कीपिंग द एक्सपेंडिचर सेम। देखो यहाँ मतलब क्या है, मेरे पास 100 ही रुपए हैं, मुझे एक्सपेंडिचर जो है इसको सेम रखना है, तो अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना हो तो ऑब्वियस सी बात है दुकानदार मुझे सामान कम देगा, और जितना भी सामान कम देगा उतना ही मेरी कंजम्पशन कम होगी। तो होगा क्या कि आपको कितने से कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, आपको 20 रुपए का सामान कम मिलेगा, किस प्राइस पे, नए वाले प्राइस पे, क्योंकि अभी मार्केट में एग्जिस्टिंग प्राइस नया वाला है। तो 20 आउट ऑफ 120 इंटू 100, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ भी आंसर आप लोगों का सॉल्व करने के बाद आएगा 16/2/3% और 16.66%, और आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है बी वाला। तो हो क्या रहा है, देखो दो अलग बातें हुई, ऊपर ऊपर पूछा गया कि एक्स वाई से कितना परसेंट कम है, यहाँ पर क्या पूछा गया कि कितने परसेंट से कंजम्पशन कम करना चाहिए इन ऑर्डर टू कीपिंग द एक्सपेंडिचर सेम, बट कंसेप्ट दोनों में सेम लग रहा है, क्वेश्चन दो अलग हैं। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसके इसके साथ ही रिलेट करते हैं इस एक्सरसाइज में परसेंटेज की। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला मदर्स वेट इज 25% मोर देन दैट ऑफ डॉटर, मतलब मदर का वेट डॉटर से 25% ज्यादा है। तो आप क्या करो, डॉटर का वेट अज्यूम करो, और मैंने बताया कि 100 एक सबसे बेस्ट वैल्यू होती है जिसपे आपको परसेंटेज निकालना इज वेरी इजी। ठीक है, तो आपने बोला डॉटर का वेट अगर 100 है तो मदर का कितना हो जाएगा, मदर का 25% ज्यादा है डॉटर से, तो डॉटर का अगर 100 होगा तो मदर का हो जाएगा 125। ठीक है, यहाँ तक। आगे बोलता है व्हाट परसेंट इज डॉटर्स वेट लेस देन दैट ऑफ मदर्स वेट, मतलब डॉटर का वेट मदर के वेट से कितना परसेंटेज में कम है। तो देखो नंबर में तो 25 ही है, चाहे ज्यादा की बात की जाए चाहे कम की बात की जाए, लेकिन परसेंटेज में अगर बात है कि डॉटर का वेट मदर से 25 कम है, और किससे कम है, लेस देन दैट ऑफ मदर, तो डिनोमिनेटर पे मदर वाली वैल्यू आएगी और इंटू 100, यह 1/5 हो जाता है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस वुड बी 20%, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसके बाद इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन बोलता है ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बाय 21% ए मैन एबल टू बाय 10.5 kg मोर फॉर ₹200। तो यहाँ क्वेश्चन ना पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या बोलो कि इनिशियली ना मैं जैसे 200 रुपीज मार्केट लेके जाता था, उस पर मुझे ना कोई भी एक क्वांटिटी मिलता था, वो अनडिफाइंड होता है क्वांटिटी, हमें क्या पता कि कितना लिया था।
जिस जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग। तो बोला कि कोई भी एक क्वांटिटी मिलती थी। अब नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा मार्केट गया तो शॉपकीपर ने बोला जी 21% से प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया है, कम हो गया 21% से। अब होगा क्या कि जितनी क्वांटिटी में पहले परचेस कर रहा था ना, अगर वही सेम क्वांटिटी मुझे परचेस अभी भी करना है तो वहां पर होगा कि दुकानदार मुझे कुछ पैसा वापस देगा। और कितना पैसा वापस देगा, जितना भी प्राइस कम हुआ है। तो बेसिकली वो 21% ऑफ 200 मुझे वापस करेगा। और 21% ऑफ 200 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 21 × 2 ये हो जाता है आप लोगों का 42। तो 42 रुपीज जो है शॉपकीपर आपको देगा वापस। लेकिन आपने बोला कि मुझे 42 रुपीज वापस मत दो, उसकी जगह जितना भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रहा है वो मुझे दे दो। तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी किस पे आएगा कि 21% से कम होने के बाद जो नया प्राइस बना वो तो रिड्यूस प्राइस हो गया। आप रिड्यूस प्राइस उसको बोल सकते हैं या फिर आप उसको न्यू प्राइस भी बोल सकते हैं। तो मैंने बोला कि 42 रुपीज में जो भी आ रहा है ना क्वांटिटी उतना दे दो। उसने क्या करा, इस 42 रुपीज में 10.5 kg एक्स्ट्रा उठा के दे दिया मुझे। और ये ऑब्वियस सी बात है कि 21% से प्राइस अगर कम हो गया है तो ये 10.5 kg नए वाले प्राइस पे दिया होगा, बेसिकली रिड्यूस प्राइस पे दिया होगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर इस 42 रुपीज में वो 10.5 kg दे रहा है मुझे, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 4 रुपीज पर kg। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द रिड्यूस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ₹4 पर kg या फिर 4 रुपीज पर kg, ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में ये जो कंसेप्ट है ना, ये प्रीमियम बेस्ड क्वेश्चन पे आता है। आप लोग इंश्योरेंस वगैरह गाड़ी का कराते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो वहां पर ना एक कंसेप्ट यूज होता है प्रीमियम। तो प्रीमियम बेसिकली क्या होता है कि जिस भी वैल्यू पे आपकी कोई गाड़ी या आपका जो भी इंश्योरेंस वैल्यू लगती है उसके ऊपर ना आप कुछ पैसा कंपनी को पे करते हो, उसे हम बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि मैंने 1 लाख रुपीस का कोई एक बाइक खरीदा, ठीक है, वो 80,000 वैल्यू पे इंश्योर्ड हुआ है। तो इस 80,000 के ऊपर मैं जो है जैसे मान लो 1% पर मंथ का अगर मैं प्रीमियम पे करता हूँ तो होगा क्या, ये जो 1% है ना, ये 1 लाख पे नहीं लगेगा, ये 80,000 पे लगेगा। मतलब जितनी भी वैल्यू पे आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होती है उसी पे आप प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है। तो उसी के बेस पे ये वाले क्वेश्चन है प्रीमियम वाले जो है इनको बनाते हैं फटाफट से। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में बोला, ए मैन परचेस्ड टेम्पो ₹8 लाख। बेसिकली 8 लाख रुपए का किसी एक आदमी ने एक टेम्पो खरीदा। बोलता इफ इट गेट्स इंश्योर्ड एट 90% ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू। मतलब इंश्योर्ड कितने पे हुआ, 90% वैल्यू पे। तो आप बोलोगे कि 90% ऑफ 8 लाख, मैं इसको लाख में ही कन्वर्ट करूंगा तो बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया 9 8 जा 72। तो इंश्योर्ड वैल्यू जो आपकी होगी, आप बोल सकते हो कि वो 7,20,000 पे इंश्योर्ड हुआ है। ठीक है। बोला व्हाट वैल्यू ही विल रिसीव ड्यूरिंग क्लेम इफ कंपनी प्रोफेस टू पे 5/6 ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू। मतलब जितनी भी वैल्यू पे वो इंश्योर्ड हुआ है कंपनी उसका सिर्फ 5/6 ही पे कर रही है। तो आप क्या करोगे, 5/6 ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या है, 7,20,000। और यहाँ पर आप इसका 5/6 सॉल्व करोगे, 6 से काटोगे तो ये 12 हो जाएगा। और 12 5 जा 60 और 40 एज इट इज आ जाएंगे आपके। तो कुल मिला के हुआ क्या कि कितना कंपनी पे करेगी, आपको 6 लाख रुपीज कंपनी पे करेगी। ये आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। एक और क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ए व्हीकल इज इंश्योर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 4/5 ऑफ मार्केट वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू। तो मैं क्या कहता हूँ, सपोज करो कोई भी एक ओरिजिनल वैल्यू रही होगी जिसको हम मार्केट वैल्यू भी बोल देते हैं। तो हुआ क्या कि इंश्योर्ड वैल्यू क्या है, इंश्योर्ड वैल्यू क्या है, और इंश्योर्ड वैल्यू को आप बोलोगे 4/5 ऑफ मार्केट वैल्यू। कि मार्केट वैल्यू की 4/5 है जो भी है इंश्योर्ड वैल्यू। ठीक है। उसके आगे हमें डेटा और देखना है क्या बोलता है। बोलता है इफ द प्रीमियम ऑन इट एट द रेट ऑफ 0.7% अमाउंट टू ₹910। मतलब इस इंश्योर्ड वैल्यू के ऊपर वो 0.7% जो है वो प्रीमियम पे करता है, विच इज इक्वल टू 910। मतलब कहने का ये हुआ 910 रुपए का पेमेंट करता है एज प्रीमियम, और उसका परसेंटेज वैल्यू कितना है, 0.7%। तो बोला कि द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द टेम्पो इज।
तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे, ये प्रीमियम क्या है, ये 0.7% जो है प्रीमियम होता है आपका जो इंश्योर्ड वैल्यू पे लगता है। तो आप बोलोगे कि 0.7% ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू इक्वल टू 910। तो वहां से आप इंश्योर्ड वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा इजीली 910 डिवाइडेड बाई 0.7 और इंटू 100 हो जाता है, ये इधर जाके उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाइए, 0 लगेगा, 7 से काटेंगे तो 13 आएगा, और उसके बाद ये 0 आ जाएंगे 4 एज इट इज। तो वहां से इंश्योर्ड वैल्यू निकल के आई, इंश्योर्ड वैल्यू इक्वल टू 1,30,000। ठीक है, तो ये 1,30,000 आ गई आपकी इंश्योर्ड वैल्यू। अब आपको निकालना क्या है, आपको ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द टेम्पो निकालना, बेसिकली आपको मार्केट वैल्यू फाइंड करना है। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको ये तो निकल के आ गया 1,30,000। तो आप बोल सकते हैं कि 4/5 ऑफ मार्केट वैल्यू इक्वल टू 1,30,000 जो आपका निकल के आया है। तो यहाँ से आपकी मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी 1,30,000 इंटू ये 4/5 इधर आके 5/4 हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा 1,62,500। ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द टेम्पो होगी, जिसे हम मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं। तो 1,62,500 इज योर आंसर, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में पड़ा हुआ है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इसका बोलता है ए हाउस वर्थ ₹4,50,000, 4,50,000 का एक घर, जिसको बोल सकते हैं हम मार्केट वैल्यू क्योंकि ये उसका वर्थ है, वॉज इंश्योर्ड एट 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू बेसिकली जो भी उसका वर्थ है, मतलब इसके 4/5 पे इंश्योर्ड हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ 4,50,000 का अगर आप 4/5 कर देते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 90,000 इंटू 4, ये 3,60,000 आ जाएगा। और ये क्या होगा आपका इंश्योर्ड वैल्यू। तो इंश्योर्ड वैल्यू आई 3,60,000। बोलता है आफ्टर एन एक्सीडेंट क्लेम द ओनर कुड रिसीव ओनली 2,40,000। मतलब जब होता क्या है ना कि कोई भी मतलब इंश्योरेंस कंपनी ज्यादातर जो है पूरा वैल्यू देते नहीं है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन लगा लगा के ना कहीं वो पैसा कट हो जाता है। तो बोला कि आफ्टर क्लेम जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 मिला, जबकि मिलना कितना चाहिए था, 3,60,000 मिलना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इतना मिला है। तो बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू डिड ही रिसीव, मतलब रिसीव उसने किया है 2,40,000 आउट ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू कितना है 3,60,000। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इंटू 100 करेंगे, और आप इसको सॉल्व करने के बाद ये आपको मिलेगा 12×3 = 36, 12×2 = 24, 200/3, और 200/3 को सॉल्व करने के बाद ही निकल कर आएगा आप लोगों का 66/3%, और वी कैन से 66.66%। ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका प्रॉब्लम्स ऑन टैक्सेस। देखिए टैक्सेस के लिए मैं आपको एक बेसिक सी बात बता दूं पहले, कि टैक्सेस जो है ना, अगर बात आती है सेलिंग और परचेजिंग की बात है, तो टैक्स हमेशा जो है ना सेलिंग प्राइस पे लगता है। मतलब जिस अल्टीमेट वैल्यू पे आप शॉपकीपर से एज ए कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, उस वैल्यू पे टैक्स लगता है। मतलब कहने का ये हुआ कि एक 5,000 की अगर एक कोई आप जीन्स खरीदने जाते हैं, और वो आफ्टर डिस्काउंट अगर आपको 2,000 पे मिलती है, तो आप टैक्स ना 5,000 पे नहीं पे करेंगे, आप टैक्स 2,000 पे करेंगे। तो होता है क्या है, बेसिकली सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स जो है ना, वो बनता है सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और उस पर 10% जो है वो टैक्स लग रहा है, तो 10% 20 रुपीज का अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो आप बोल सकते हो कि 10% ऑफ 20, तो 1/10 ऑफ 20 जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 रुपीज का टैक्स लगेगा वहां पर। तो आप क्या करेंगे 20 में ये वाला 2 ऐड कर देंगे, तो 20+2 वो 22 हो जाएगा। तो SPIT यहाँ कितना बनेगा, सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो बनता है 22। तो उसी बेस पे जो है ये वाले क्वेश्चन चलेंगे, प्रॉब्लम ऑन टैक्सेस। तो चलिए इसका ये क्वेश्चन बनाते हैं। बोलता था MRP ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹450। बोलता है MRP जो है किसी प्रोडक्ट का जो है वो 450 रुपीज है। बोलता है शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20%। देखो डिस्काउंट हमेशा जो है वो MRP पे दिए जाते हैं। MRP को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, MRP को हम मार्क प्राइस भी बोलते हैं।
ठीक है, तो एग्जाम में जो है वो एमआरपी भी यूज कर सकता है, लिस्ट प्राइस भी यूज कर सकता है, वो मार्क प्राइस भी यूज कर सकता है। तो अब इस पे क्या बोला कि 20% का डिस्काउंट लगा, बोलता है एंड चार्जेस 5% सेल्स टैक्स। तो होगा क्या कि आप एमआरपी में से डिस्काउंट जब माइनस कर देंगे तो एक सेलिंग प्राइस बनेगा जिसपे कस्टमर को प्रोडक्ट दिया जाएगा, और जिस भी वैल्यू पे कस्टमर को प्रोडक्ट दिया जाएगा उसी पे आप टैक्स लगाओगे। तो हुआ क्या कि पहले आप डिस्काउंट करो 20% का, तो 4450 का अगर आप 20% निकालेंगे तो ये जो है आपका जीरो से जीरो कट जाता है यहाँ पर। अगर आप इसको 450 इंटू टू 900/10 करेंगे अगर, तो ये 90 रुपीज का डिस्काउंट हो जाएगा। और 450 में से अगर आप 90 माइनस करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा 450 माइनस 90 इक्वल टू, ये हो जाएगा आप लोगों का 360। तो अब जो ये 5% टैक्स लगना है ना, ये 360 पे लगना है। तो 360 का 5% निकाल लो आप। तो 360 इंटू उसका 5%, आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट 18 एज योर वैल्यू। ठीक है, तो 18 आया आप लोगों का टैक्स। सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स इज इक्वल टू SPIT बनता है, सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। सेलिंग प्राइस आप लोगों का 360, टैक्स आपका जो है वो 18 रुपीज का, और दोनों को आप लोग ऐड करेंगे तो बनेगा ये 378। और यही आप लोगों का आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो समझते हैं इसको एक और क्वेश्चन के साथ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, इफ अ मैन परचेजेस अ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टैक्स द सेलिंग प्राइस इज 199.5, मतलब इंक्लूडिंग टैक्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपको SPIT गिवन है, कितना है 199.5। बोलता व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट टैक्स इफ द रेट ऑफ टैक्स इज 5%। तो आप बोल सकते हो कि सेलिंग प्राइस अगर आप लोगों का एक्स रहा होगा और इस पर टैक्स आप लोगों का जो ऐड हुआ होगा वो 5% ऑफ एक्स ऐड हुआ होगा, तो दोनों को अगर आप लोग ऐड करेंगे ना एंड यू विल गेट 105% ऑफ एक्स यहाँ पर, और वो किसके बराबर है 199.5 के बराबर है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप बोलोगे 105% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 199.5, और वहां से x का वैल्यू आप निकाल सकते हो 199.5 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आपके लिए निकल के आएगा 190, और यही आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि मैं इस तरह से जैसे 199.5 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, मैं इतना एक्सपेक्ट कर लेता हूँ कि आप लोग इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उससे होता है क्या कि छोटी छोटी कैलकुलेशन में वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कैलकुलेशन आप जो खुद से कर लेंगे और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटी सी बात है, इस तरह की कैलकुलेशंस आप खुद भी कर ही सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, तानिया वेंट टू मार्केट बाई थिंग्स वर्थ रुपीज 5000। मतलब तानिया जो है वो मार्केट लेके जाती है 5000 रुपीज। ठीक है, बोलते सम ऑफ हर परचेजेस आर टैक्सेबल, उसमें से कुछ चीजें खरीदती है जो टैक्सेबल है, और कुछ आइटम परचेज करती है जो नॉन टैक्सेबल है। टैक्सेबल मतलब जो सामान खरीदा उस पर टैक्स दिया, कुछ आइटम ऐसे जो अनऑर्गेनाइज शॉप से खरीदा वहाँ टैक्स ही नहीं लगता है, मतलब वहां पर GST वाला बिल ही नहीं बनता है। तो हुआ क्या, कुछ टैक्सेबल है कुछ नॉन टैक्सेबल है। तो उसके आगे बोला ऑफ द टैक्सेबल परचेज शी पेज रुपीज 30 एज टैक्स। जो टैक्सेबल परचेज था ना वहां पर टैक्स पे करती है कितने रुपए का, 30 रुपीज का। और बोलता है एंड द रेट ऑफ टैक्स इज 12%। और यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स क्या है, रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू 12%। तो ये 12% हो गया। बोलता है देन व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम्स। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आंसर बहुत सिंपली निकलने वाला है। सबसे पहले आप क्या करो, आपको पता है टैक्स किस पे लगता है, आप बोलोगे सेलिंग प्राइस पे। तो मैं बोल सकता हूं कि टैक्स क्या है कि 12% ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू व्हाट, ये सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स नहीं है, ये ओनली सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो मैं आप बोल सकता हूँ कि 12% ऑफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू 30, और वहां से आप लोगों का सेलिंग प्राइस निकल के आएगा 30 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा 250। कौन कौन सा आइटम का, जो टैक्सेबल आइटम था। तो सेलिंग प्राइस निकल के आया 250,
प्लस हम टैक्स भी ऐड करते हैं, तभी तो हमारा SPIT बनता है, सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। तो यहाँ पर आप लोग, जो आप लोगों का टैक्स कितना लगा है वहां पर 30 रुपीज का टैक्स लगा है, आप उसको ऐड कर लीजिए। तो 280 रुपीज का आपका हो जाता है टैक्सेबल परचेज। मतलब जो SPIT होता है ना, सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, इसी को हम टैक्सेबल परचेज बोलेंगे। ठीक है। और 5000 रुपीज में से अगर टैक्सेबल परचेज 280 रुपीज का है, तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो 4720 रुपीज का जो परचेज होगा वो आपका होगा नॉन टैक्सेबल परचेज। क्वेश्चन में पूछा गया देन व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम्स। टैक्स फ्री आइटम्स बेसिकली क्या हुआ, नॉन टैक्सेबल परचेज। तो आपका आंसर हो जाएगा, ए वाला। तो यहाँ पर बहुत से लोग गलती क्या कर देते हैं कि वो जो आंसर है ना, वो एक ही जगह ना बी वाले को कर देते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ जो 250 निकल के आया था ना, उसी में से 5000 में से 250 माइनस कर देते हैं, तो 4750 आ जाता है, जो कि गलत है। तो होता है क्या कि गलत आंसर भी आपके ऑप्शन में जनरली मिलेगा आपको। ठीक है। तो वहां पर 250 नहीं माइनस करना होता है, क्योंकि 250 वो सेलिंग प्राइस है जिसमें टैक्स एडेड ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या SPIT पहले निकालना है, तब टैक्सेबल परचेज बनेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो है इतना ही कुछ कवर किया है, और जिसमें जो है ना मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ। बाकी के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई कीजिए, किसी भी बुक से ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब करना बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। रेगुलर मेरी वीडियोस को फॉलो करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं रेगुलर इस पे वीडियोस बनाता रहूंगा। ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो हम डेली बनाते रहें। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।